हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। मैं सुजाता चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि हम कल बुद्धि के जो मीनिंग हो गया, बुद्धि की डेफिनेशंस हो गई, बुद्धि के कितने टाइप्स थे, वो सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब हमारे बचते हैं बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि का जो टॉपिक है आपका यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 4 से 5 क्वेश्चन इजीली आपको आपके पेपर 1 और पेपर 2 में देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी इसे हल्के में मत लीजिएगा और बहुत अच्छे से इसे तैयार कीजिएगा। बात करेंगे हम आज बुद्धि के सिद्धांतों की, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट। ठीक है, बहुत सारे बुद्धि के हमारे यहाँ पे सिद्धांत हैं। अगर हम बात करें बुद्धि के सिद्धांतों की, तो हम बुद्धि के सिद्धांतों को 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि जो उनका आधार है, किस आधार पर वो सिद्धांत तैयार किए गए हैं, हम उनको उस पर 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है हमारा है कारकीय सिद्धांत, यानी कि ये जो सिद्धांतवादी लोग हैं जो कारकीय सिद्धांत को फॉलो करते हैं, उनका मानना है कि बुद्धि जो है कारक है और उसी के बिहाफ पे उन्होंने अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन दी है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो एक प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत होते हैं। वहां पे बुद्धि को एक प्रक्रिया के रूप में इन्होंने माना है कि जो बुद्धि है वो एक प्रक्रिया का स्वरूप है, प्रक्रिया है। तो उसी के आधार पर इन्होंने यहाँ पे अपना डिस्कशन दिया है। बात करें अगर कारकीय सिद्धांत की पहले, तो कारकीय सिद्धांत आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले आता है विनय का एक तत्व का सिद्धांत। आप लोग सभी परिचित होंगे, विनय का नाम, बुद्धि का जब भी नाम आता है तो विनय का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ठीक है, विनय का एक तत्व का सिद्धांत हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे स्पीयरमैन की। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था द्वितत्व का, और एक सिद्धांत, फिर द्वितत्व सिद्धांत को ही इन्होंने मॉडिफाई किया था कि बुद्धि जो है 2 नहीं 3 तत्वों का वो है, मिश्रण है। ठीक है, तो त्रितत्व सिद्धांत भी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे थॉर्नडाइक का बहुतत्व का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है बहुत सारे तत्वों का एक मिश्रण है। थर्स्टन का समूह तत्व, इन्होंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहा। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, और स्पीयरमैन का। ठीक है, गिलफर्ड का 3D सिद्धांत, थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत, यानी कि एक मॉडल, ये सैंपलिंग मानते हैं कि जो बुद्धि हमारी है वो छोटे छोटे सैंपल्स उठा लेती है सभी योग्यताओं के, और किसी नए काम को करने के लिए उन सब का कॉम्बिनेशन कर लेती है तैयार। कैटल का, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जरूर। और वर्णन में बर्ट का क्रमिक महत्व का सिद्धांत। बात करें प्रक्रिया प्रधान की, तो है तो इसमें भी और बहुत सारे, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो मोस्टली तो स्टेनबर्ग का सिद्धांत से एक आधा क्वेश्चन आया हुआ है, और एक प्याजे का सिद्धांत है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे सिद्धांत हैं, इनमें से हम डिस्कस सभी को करेंगे, लेकिन जो आपको हाईलाइटेड है वो आपको बता दिए जाएंगे कौन सा आपको किस तरह से तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनका डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं विनय के एक तत्व के सिद्धांत की। एक तत्व का सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी, इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। निरंकुशवादी सिद्धांत। ठीक है, आपसे दूसरा नाम देकर भी वो पूछ सकता है। प्रवर्तक रहे हैं अल्फ्रेड विनय। 1905 में इन्होंने सिद्धांत दिया था एक तत्व सिद्धांत, यानी कि नाम से ही शो हो रहा है कि एक तत्व की इन्होंने बात की है, यानी कि एक कोई क्षमता कह लीजिए, कोई क्रिया प्रक्रिया, जो भी आप कह सकते हैं, यानी कि वहां पे सिर्फ एक चीज मौजूद है, जो कि विनय के अकॉर्डिंग कहते हैं। इन्होंने कहा है कि बुद्धि में केवल एक बौद्धिक अक्षमता होती है। आप ये नहीं कि आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं वो इंक्लूड है, नहीं। विनय के अकॉर्डिंग क्या है कि आपके अंदर सिर्फ एक शक्ति है, जो आपकी अक्षमता है, आप जिस भी क्षेत्र में चाहें उसका प्रयोग कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। उस एक तत्व के आधार पर ही आप, अगर आपके अंदर वो मौजूद है, अगर आप बुद्धिमान हैं, तो आप अलग अलग क्षेत्रों में उसका प्रयोग कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं, ऐसा विनय कहते हैं। वो बुद्धि ही जो आपकी एक तत्व है, जो आपकी एक क्रिया है, वो सभी क्रियाओं में विद्यमान है। आप
खेल रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी मतलब कोई रचनात्मक आप कार्य कर रहे हैं, आप सभी में सिर्फ एक वो ही क्रिया आपकी काम कर रही है। आपको अलग अलग आपको अलग अलग तत्वों की, अलग अलग क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कहा है बिने के अनुसार जिस व्यक्ति में शक्ति है, यानी कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है, वह उसका इस्तेमाल, जो उसकी शक्ति है, जो उसकी बुद्धि है, जिन्होंने उसको शक्ति कहा है, उसका इस्तेमाल किसी भी क्षेत्र में प्रयोग कर सकता है तथा सफल हो सकता है प्रत्येक क्षेत्र में। आप बिने के अकॉर्डिंग जो बिने कह रहे हैं कि आपके पास शक्ति है, आपके पास बुद्धि, आप बुद्धिमान हैं, आप उसे या तो पढ़ाई के क्षेत्र में लगा लीजिए, आप वहां भी सफल हो जाएंगे। आप उसे खेल के क्षेत्र में लगा लीजिए, आप उसे आप सफल हो जाएंगे। आप उसे राजनीति के क्षेत्र में अगर लगाना चाहें, आप वहां लगा सकते हैं, तो भी आप सफल हो जाएंगे। तो ये कहते हैं कि आपके पास अगर बुद्धि है, आप बुद्धिमान हैं, तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग किसी भी क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, ऐसा बिने कहते हैं। बिने ने यही चीज कहा है कि जो बुद्धि है वो केवल एक है, बौद्धिक अक्षमता जो आपकी एक है, और वो उसका सभी समान क्षेत्रों में समान प्रयोग उन्होंने बताया और आपको समान सफलता वहां पे मिल जाएगी। लेकिन आप खुद ही सोच लीजिए, आप किसी सिद्धांत को भी मत मानिए, खुद पर एक बार अपने ऊपर सोच कर देखिए कि आप अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं, टेट की बात कर लेते हैं कि 5 आपके सब्जेक्ट हैं और आपको भाई ये ईवीएस हो गया, आपका मैथ्स हो गया, आपका सीडीपी हो गया, आपकी कोई भी लैंग्वेज हो गई और आपकी हिंदी हो गई। क्या आप 5 में बराबर हैं? आप बुद्धिमान तो हैं, ठीक है, आप मैथ्स बहुत अच्छा कर ले रहे हैं, क्या आपको सीडीपी इतनी आसान लग रही है, आपको इतनी क्लियर हो रही है, वो आप उस क्षेत्र में इतना अच्छा कर पा रहे हैं जितना आप मैथ्स में कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम ना किसी एक क्षेत्र में तो विशेष होते हैं, विशिष्ट हमारी योग्यता होती है। अगर हम ओवरऑल बात करें, ना किसी सिद्धांत को मानते हुए, तो ऐसा नहीं है जैसा विनय कहते हैं कि आपके पास बुद्धि अगर है, बुद्धि तो यहाँ पे मतलब 90% 80% की बात करें तो 80% व्यक्ति जो है बुद्धि लिए हुए हैं। बहुत रेयर केस होते हैं जिनके पास मतलब थोड़ा सा वो जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि जो होते हैं, बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है उनकी। तो ऐसा नहीं है कि जो विनय कह रहे हैं कि आपके पास बुद्धि है तो आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण से इसका नाम जो है निरंकुशवादी सिद्धांत पड़ा, यानी कि ये हर क्षेत्र में जो है ये कह रहे हैं कि आप हर क्षेत्र में ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं किसी एक तत्व के कारण, ठीक है। तो इसका फिर इसको नकार दिया गया, इसकी ज्यादा मतलब इतना सपोर्ट नहीं किया गया इसको। फिर उसके बाद जो है स्पीयरमैन आए, अब उसका डिस्कशन करेंगे। उन्होंने 2 तत्व के बारे में अपना जो है सिद्धांत दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात कर लेते हैं अपने अगले सिद्धांत की, जो है द्वितत्व सिद्धांत, यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी। किसने दिया था? चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। जहां विनय बुद्धि को एक तत्व बता रहे थे कि बुद्धि जो है एक तत्व है, वहीं स्पीयरमैन ने क्या कहा कि बुद्धि जो है 2 तत्वों का मिश्रण है। यहाँ पे इन्होंने एक जी फैक्टर यानी कि जनरल जो था, और एक स्पेशल फैक्टर यानी कि एस फैक्टर से इन्होंने इसे इंडिकेट किया, ठीक है, कि जो हमारी बुद्धि है वो 2 तत्वों का मिश्रण है। एक हमारा होता है जनरल फैक्टर और एक होता है हमारा स्पेशल फैक्टर, ठीक है। जो जनरल फैक्टर होता है, उन्होंने बताया कि जो जनरल फैक्टर हमारे अंदर है वो केवल एक है और वो हेरिडिटी से जुड़ा हुआ होता है, वो जन्मजात होता है, हेरिडिटी से इसका संबंध होता है, ठीक है। जैसी हमारी हेरिडिटी होगी, हमारा जनरल फैक्टर उसी प्रकार का होगा। अगर हमारा जनरल फैक्टर हमारे हेरिडिटी के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग होगा, जिस क्षेत्र में वो स्ट्रॉन्ग है उसी क्षेत्र में वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो सामान्य तत्व को इन्होंने एक बताया कि वो एक होता है, जबकि स्पेशल फैक्टर आपके बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। विशिष्ट तत्व, अगर स्पेशल फैक्टर की बात करें तो इन्होंने कहा कि जो विशिष्ट तत्व होते हैं अनेक होते हैं और सामान्य तत्व से प्रभावित होते हैं और उसी से इंटर रिलेट भी रखते हैं। उनका कोरिलेशन जो है जी फैक्टर और एस फैक्टर का होता है, उसी के बाद हम किसी क्षेत्र में अच्छा कर पाते हैं। अगर हमारा जनरल फैक्टर खेल का है,
हमारा जनरल फैक्टर खेल के क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग है, तो विशिष्ट जो हमारा फैक्टर होगा वो किसी एक खेल के लिए होगा। और अगर हम, क्योंकि जो चार्ल्स स्पीयरमैन कहते हैं कि एस फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम अलग अलग खेल भी आसानी से खेल सकते हैं, हम उन्हें सीख सकते हैं, बाय ट्रेनिंग हम उन्हें सीख सकते हैं। हम अगर उस एनवायरनमेंट में रहेंगे तो हम उन्हें इजीली सीख सकते हैं। यानी कि जनरल फैक्टर तो हमारा स्पोर्ट्स का हो गया, और हम अलग अलग जो स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, हम अगर जैसे बहुत सारे होते हैं, हम देखते हैं कि क्रिकेटर होते हैं, हम उनको कई बार फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं, रग्बी खेलते हुए देखते हैं, मतलब इस तरह से वो इजीली खेल सकते हैं। लेकिन उनका जो जनरल फैक्टर है वो क्या है? क्रिकेट है, खेल है, ठीक है। स्पेशल फैक्टर उनका, स्पेशलिटी उनकी क्या है? क्रिकेट हो गई। और जो और स्पेशल फैक्टर उनके पड़े हुए हैं वो क्या है? वो उन्हें अलग अलग खेलों में खेलने में सहायक होते हैं। और क्या होता है? ये सामान्य से प्रभावित होता है और उसी से कोरिलेट करता है, ठीक है। बात करें विशिष्ट तत्व की, तो हम इसको अर्जित कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर, ऐसा नहीं है कि मतलब हम एक ही क्षेत्र में स्पेशल हो सकते हैं, हो सकता है अलग अलग क्षेत्रों में हमारी स्पेशलिटी हो सकती है। आप देखेंगे कोई राजनेता है, वो जनरल फैक्टर क्या हो गया उसका पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है। लेकिन अटल बिहारी की बात करें तो वो बहुत अच्छे पोएट भी थे, तो उनका जो जनरल फैक्टर था वो क्या था? राजनीति था। लेकिन उनके अंदर स्पेशल फैक्टर था, किस प्रकार का था? उनके अंदर एक जो बहुत अच्छे कवि भी थे, उनके साथ में वो भी डेवलप हो रहा था। लेकिन वो किस क्षेत्र में ज्यादा अच्छे थे, किस क्षेत्र में उनको जाना जाता है? वो राजनीति के क्षेत्र में जाना जाता है। इसलिए उनका जो जी फैक्टर और एस फैक्टर का कोरिलेशन था, वो जिस जी और एस फैक्टर का कोरिलेशन हाई था वो किसका था? राजनीति का था। और एक दूसरा एस फैक्टर था उनका कि वो रचनात्मक थे, वो कविताएं लिखते थे, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो फैक्टर हमें देखने को मिल सकते हैं कि वो अलग अलग क्षेत्रों से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। यानी कि विशिष्ट तत्व को अर्जित किया जा सकता है अगर हमारा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हमें दिखता है, तो अगर हम उसकी ट्रेनिंग ले तो वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बात करें जी फैक्टर और एस फैक्टर में, जितना कोरिलेशन अधिक होगा, जितना वे एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे, हम अपने विशिष्ट क्षेत्र में उतना ही अच्छा कर पाएंगे, उतने ही सफल हम हो पाएंगे, ठीक है। इन्होंने जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर को इस तरह से किया कि ये तो हो गया हमारा जनरल फैक्टर, और ये हमारा हो गया स्पेशल फैक्टर। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी हमारे अंदर हो सकती है, ये लॉजिकल हो सकती है, ठीक है। इस तरह से इन्होंने जो स्पेशल फैक्टर और जनरल फैक्टर को इनकी स्ट्रक्चर, इनका जो डिस्कशन किया था, इस प्रकार से इन्होंने किया था कि जो जी फैक्टर होते हैं वो सिर्फ एक होता है और स्पेशल फैक्टर अनेक हो सकते हैं। जी फैक्टर, एस फैक्टर एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे, जितना कोरिलेशन अधिक होगा उतना ही हम विशिष्ट क्षेत्र में, विशिष्ट जो हमारा स्पेशल फैक्टर है उतना ही प्रभावी होगा और उतनी ही हमें उस स्पेशल क्षेत्र में सफलता मिल पाएगी। जितना कोरिलेशन अधिक होगा उतना ही एस फैक्टर प्रभावी होगा। इन्होंने बाद में शायद 1916 के आसपास जो अपना दो तत्वों का मिश्रण था, इन्होंने मतलब रिसर्च किए स्कूल्स के बच्चों पर, 24 बच्चों पर इन्होंने रिसर्च किया था अपना, और उसी के आधार पर इन्होंने जनरल फैक्टर को दो भागों में बांट दिया था। एक था एडुकेटिव और एक था रिप्रोडक्टिव, ठीक है। और एक हो जाता था स्पेशल फैक्टर, हमारा स्पेशल फैक्टर। तो इस तरह से ये तीन फैक्टर इन्होंने बता दिए थे। इसी के कारण इन्होंने अपने सिद्धांत को मॉडिफाई किया और क्या नाम दिया उसको? त्रितत्व का सिद्धांत दिया, ठीक है। 1911 में था ये, 1911 में इन्होंने जी फैक्टर को दो तत्व के स्थान पर कितने का कहा? त्रितत्व, ठीक है। यानी कि तीन फैक्टर इन्होंने बताए, त्रितत्व का सिद्धांत। क्या किया इन्होंने रिसर्च किए बहुत सारे। इन्होंने उसको कॉमन सेंस को भी दो भागों में बांटा था, कॉमन सेंस ए और कॉमन सेंस बी। इन्होंने अपना जो आधार रखा था बच्चे का जो एजुकेशन लेवल था उस आधार पर, स्कूल्स के बच्चों का ही, क्योंकि इन्होंने सर्वे किया था। तो उन्होंने यहाँ पे एक तो
अपना एजुकेटिव जो एरिया था वो रख दिया और उसमें कॉमन सेंस ए और कॉमन सेंस बी को बांटा था। इसी हिसाब से इन्होंने जो जनरल फैक्टर था उसको दो भागों में बांट दिया। एक तो एडुकेटिव शिक्षाप्रद जो क्षेत्र हमारा हो सकता है, यानी कि जिसका जनरल जो फैक्टर है वो एडुकेटिव होगा, वो बच्चा क्या है शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि एजुकेशन के फील्ड में कुछ अच्छा कर सकता है। रिप्रोडक्टिव जो आपका उत्पादन, जिस तरह के हमारे बिजनेसमैन होते हैं या फिर हम खेल वगैरह से हम इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो एथलीट वगैरह होते हैं वो एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ कम ही रहते हैं अगर नॉर्मली औसतन देखा जाए तो। वो चीजें इन्होंने इधर रखी थी और जनरल फैक्टर को इन्होंने दो भागों में बांटा था। इसी के आधार पर इन्होंने त्रितत्व का अपना सिद्धांत दिया और स्पेशल फैक्टर इनका फिर एक ही रखा था। वैसे तो अनेक होता है लेकिन इन्होंने जी फैक्टर के दो हिस्से दो भागों में इन्होंने बांट दिया था। ठीक है, ये हो गया होगा क्लियर। बात कर लेते हैं हम अपने अगले सिद्धांत की, जो है हमारा तीसरा सिद्धांत बहुतत्व सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। दिया किसने था? थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने बुद्धि की जो तुलना है ना बालू के ढेर से की थी, कि जो हमारी बुद्धि होती है वो बालू के ढेर के समान होती है। जैसे उसमें बहुत सारे कण होते हैं उसी तरह हमारी बुद्धि में भी बहुत बालू के समान, ठीक है। जिस प्रकार बालू में बहुत सारे कण हमें दिखाई देते हैं उसी तरह जो हमारी बुद्धि है उसमें भी बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे आप कह लीजिए कि वो बहुत सारे तत्वों का समूह है। और प्रत्येक तत्व में क्या कहा इन्होंने कि एक योग्यता छिपी हुई है। जिस प्रकार हम कभी कभी सरप्राइज रख देते हैं ना बच्चों के लिए, कुछ भी गोले मतलब बॉक्स में रख दें तो अलग अलग बॉक्स में अलग अलग बच्चे को सरप्राइज मिलता है, तो वही चीज इन्होंने कही कि प्रत्येक तत्व में एक सूक्ष्म योग्यता होती है। अगर इसके अन्य नामों की बात करें तो बालू का सिद्धांत आपको क्वेश्चन पेपर में एक बार टीचिंग एग्जाम में कोई से आया हुआ है कि बालू का सिद्धांत किस बुद्धि के सिद्धांत को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। मात्रा का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है और परमाणुवादी सिद्धांत भी इसे कहा गया है। थॉर्नडाइक ने कहा कि जो बुद्धि है वो एक तत्व भी नहीं है और दो तत्व भी नहीं है, इन्होंने दोनों को नकार दिया। इन्होंने कहा कि बुद्धि जो हमारी है उसमें बहुत सारे आपको तत्व मतलब शामिल हैं, बहुत सारे तत्व आपके शामिल हैं और प्रत्येक तत्व में जो है एक विशेष योग्यता आपको मिलती है। ठीक है, आप उसी के अकॉर्डिंग आप किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। ये वो स्थिति हो जाती है जिस मतलब एक समय होता है कि बच्चे को ये नहीं पता होता कि मैं आर्ट्स का सिलेक्शन करूं या मैं साइंस का सिलेक्शन करूं या मैं कॉमर्स लूं, या फिर ग्रेजुएशन के बाद जब वो जॉब ओरिएंटेशन के हिसाब से चलता है कि पता नहीं मैं मतलब टीचिंग में जाऊं या मैं बैंकिंग में जाऊं या मैं जो सैन्य हमारे क्षेत्र है उसमें जाऊं, तो मतलब एक कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। वही चीज इन्होंने यहाँ पे कही है कि जो बुद्धि यानी एक तत्वों का सिद्धांत है और प्रत्येक तत्व में सूक्ष्म योग्यता है। आप जिस क्षेत्र में चाहें उसी क्षेत्र में आप मतलब अच्छा कर सकते हैं। आप अनेक क्षेत्रों में भी चाहें तो भी अच्छा कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग, जो कि संभव नहीं है। सबसे बड़ी गलती इन्होंने क्या की कि इन्होंने जनरल फैक्टर को ही नकार दिया। आप एक बात बताइए, अगर आपकी सामान्य बुद्धि ही डेवलप नहीं है, अगर आपको हम यही मतलब निश्चय नहीं कर सकते कि आप किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, तो ना तो हम उस क्षेत्र का सिलेक्शन कर पाएंगे और ना ही हम उस क्षेत्र में कुछ अच्छा कर पाएंगे, ना हम उसकी ट्रेनिंग ले पाएंगे। हम इधर उधर ही भटकते रह जाएंगे। किसके कारण? क्योंकि हमारे अंदर तो सारी विशिष्ट योग्यताएं हैं, हम किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। तो इन्होंने सामान्य बुद्धि को यहाँ पे नकार दिया और यही इनके उसका कारण रहा कि इनके उसको सिद्धांत को जो है फिर बाद में समर्थन नहीं मिला। जिस प्रकार विनय कहते थे कि भाई आपके पास अगर शक्ति है, आपके पास बुद्धि है, तो आप किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। इसी प्रकार इन्होंने कह दिया कि आपके साथ तो आपके पास बहुत सारी योग्यताएं, आप तो हर क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। ये संभव नहीं है। जब तक आपका जनरल फैक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप अपने स्पेशल फील्ड का ही पता नहीं लगा सकते। ठीक है, बुद्धि में कई स्वतंत्र योग्यताएं निहित होती हैं, ऐसा थॉर्नडाइक कहते हैं, जो कि इन्होंने पहले भी कहा है कि हर एक तत्व में क्या है एक योग्यता इन्होंने बताई है। तो इसी प्रकार से वो योग्यताएं भी एक दूसरे से भिन्न होती हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेट नहीं करती हैं।
इसी प्रकार इन्होंने स्वतंत्र बताया है कि आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इनका रिलेशन आपस में नहीं है, ये स्वतंत्र है। आप खेलना चाहें तो खेल सकते हैं, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं, दोनों चीजें आप साथ कर सकते हैं। ठीक है, आपका कोरिलेशन नहीं है। और स्पीयरमैन क्या कहते थे, जितना कोरिलेशन होगा, जितना कोरिलेशन हाई होगा उतना ही आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो इस सिद्धांत को भी ज्यादा समर्थन नहीं दिया गया। और एक दो चीजें आपके इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंट है, आपका नाम ही पूछ लेगा, बहुतत्व सिद्धांत किसका है या फिर बालू का सिद्धांत किसे कहा गया है, ये आपसे पूछ लेगा। बाकी इतना तो नहीं है कि आप ज़्यादा इसको रट्टा मारे, थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा हाईलाइट है। तो जो चीज़ें हैं थॉर्नडाइक ने ये दिया था। बात कर लेते हैं अपने अगले सिद्धांत की, जो है समूह तत्व सिद्धांत यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ये किसने दिया था, इसके प्रवर्तक हैं आपको थ्रस्टन और कैली, दोनों ही जो है समूह तत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में आपको अलग अलग बुक्स में देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा इनमें अंतर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं थ्रस्टन की। थ्रस्टन ने जो है बुद्धि में 7 मानसिक क्रियाएं बताई हैं कि जो आपकी बुद्धि है वो 7 मानसिक क्रियाओं पर आधारित है। ये सभी जो है स्वतंत्र होती है, इनमें कोरिलेशन नहीं होता है। ठीक है, जो जैसा कि मतलब कोरिलेशन की बात स्पीयरमैन ने की थी कि कोरिलेशन जितना हाई होगा उतनी आपकी जो है विशिष्ट योग्यता जो है प्रभावी होगी। तो ये कहते हैं कि इनमें कोरिलेशन नहीं होता है, ये स्वतंत्र होती है। बात करें कि वो मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी हैं, तो पहली है संख्यात्मक योग्यता। संख्यात्मक योग्यता से मतलब क्या है कि आप कैलकुलेशन, जो गणना है, आप उसे कितना शुद्धता के साथ, कितना स्पीड के साथ आप कर पाते हैं। अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है तो आप कौन सी योग्यता रखते हैं, आप संख्यात्मक योग्यता रखते हैं। आप जो गणित की समस्याएं हैं उनको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, वो सटीक भी होती हैं और आप उनको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाती है आपकी संख्यात्मक योग्यता, यानी कि गणना संबंधी। नेक्स्ट बात करें शाब्दिक योग्यता की। आपको अर्थ, मतलब आप उन शब्दों का अर्थ समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, आप उन शब्दों को बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, वो आपकी किसके अंदर आ जाती है, शाब्दिक योग्यता के अंतर्गत आ जाती है। शब्द का अर्थ समझने की, बोलने की जो क्षमता होती है वो किसके अंदर आ जाएगी, शाब्दिक योग्यता के अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट ये बात करते हैं शब्द प्रवाह की। यहाँ पे क्या था, शब्द शाब्दिक योग्यता थी, यहाँ पे आप उस शब्द के दिए हुए शब्द के अर्थ को समझ रहे हैं। शब्द प्रवाह में ये बात करते हैं थ्रस्टन की, अगर आपको कोई शब्द दे दिया गया और शब्द के बिहाफ पे आपको नए शब्दों की रचना करनी आती है या नहीं आती है, और क्योंकि वो अर्थपूर्ण भी होने चाहिए, तो वो योग्यता जो है आपकी क्या कहलाएगी, शब्द प्रवाह योग्यता कहलाएगी। शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, शब्दों के निर्माण की योग्यता जो होती है आपकी, वो शब्द प्रवाह योग्यता के अंतर्गत थ्रस्टन ने रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं स्थान संबंधी की। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मतलब जैसे इंटीरियर डिजाइनर्स हमारे होते हैं, वो उनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो मतलब अगर हम उनको दिखा के लाए कि हमें यहाँ पे रिनोवेट कराना है या हमें यहाँ का इंटीरियर कराना है, तो वो ये चीज बता देते हैं कि यहाँ पे ये अच्छा लगेगा, यहाँ पे इस तरह से अगर हम करेंगे तो वो अच्छा लगेगा। यानी कि वो एक कल्पना, अपनी कल्पना में ही वो उस स्थान का इवेल्युएशन कर लेते हैं, उस स्थान का मूल्यांकन कर लेते हैं कि अगर मैं वहां पे वो चीज रखूं तो वो कैसी लगेगी, अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। तो यानी कि उसे स्थान संबंधी जो योग्यता है वो उसकी स्ट्रॉन्ग है, वो कल्पनाओं के माध्यम से ही मतलब जो चीज वहां पे सुटेबल होगी वो ऐसा देख लेते हैं। तो ये होती है स्थान संबंधी योग्यता। नेक्स्ट बात करें हम प्रत्यक्षीकरण योग्यता की, तो प्रत्यक्षीकरण योग्यता ये होता है कि हम किसी घटना को कितनी जल्दी से हम देख पाते हैं, कितनी जल्दी से हम उसे मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं या प्रत्यक्ष हम उसका कर लेते हैं। हम जा रहे हैं किसी रास्ते से, अचानक मतलब साइड में हमारे कुछ चल रहा है, तो हम उससे मतलब जो कंसेप्शन है हमारा उसका, हम उसे कितने अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो सब किसके अंतर्गत आता है, प्रत्यक्षीकरण योग्यता के अंतर्गत आता है। किसी घटना को, कोई कार्य चल रहा है, हम उसको कितने अच्छे से देख पा रहे हैं, जबकि हम मूव ऑन है, हम चलते जा रहे हैं और साथ में हमारे कोई घटना घटी
तो वो हमको एक जो है याद भी रही और हमने वो देखा कि इस तरह से वो चीजें हुई थी, यानी कि हम उसका प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं। बात करें नेक्स्ट की, तो तार्किक योग्यता वो आपकी लॉजिकल थिंकिंग जो हमारी होती है, जैसे कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, जिस प्रकार से उसमें समूह वर्णों का समूह हो जाता है, उसमें कुछ पैटर्न होता है, यानी कि जो हम उनके छुपे हुए नियमों को एकदम से पहचान लेते हैं। कुछ बच्चों के अंदर बहुत अच्छी रीजनिंग एबिलिटी होती है, तो वो क्या है, वो आपकी तार्किक योग्यता के अंतर्गत आ जाती है। किसके अकॉर्डिंग? थ्रस्टन के अकॉर्डिंग। बात करें स्मृति संबंधी योग्यता, यानी कि आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छे से, कितना सटीकता से आप वो चीजें याद रख पा रहे हैं, यानी कि याद रखने संबंधी जो योग्यता है वो क्या है? स्मृति संबंधी योग्यता। याद रखने की जो आपकी अक्षमता है वो कैसी है? वो है आपकी स्मृति संबंधी योग्यता में आ जाएगी। और अगर नॉर्मली हम बात करें तो इनमें से हमारे अंदर बहुत सारी जो है शामिल भी होती हैं, हमारे अंदर इंक्लूड भी होती हैं, और इनका अलग अलग, उसमें अलग अलग इनका महत्व होता है। अगर बच्चा अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, उसका उच्चारण सही नहीं है, तो यानी कि उसकी जो शाब्दिक योग्यता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। बच्चा जो है रीजनिंग के क्वेश्चन हल नहीं कर पा रहा है, तो यानी कि हम देखेंगे कि उसके अंदर जो है तार्किक योग्यता का कुछ ना कुछ अभाव है। तो इस प्रकार से इन्होंने 7 मानसिक क्रियाएं बताई हैं और इन्होंने कहा है कि ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम कैली की। इन्होंने 9 मानसिक क्रियाएं बताई हैं। पहली बात कर लेते हैं, इन्होंने सामाजिक योग्यता बताई है, यानी कि हम समाज में कितना घुल मिल जाते हैं, किस प्रकार से हमारा व्यवहार होता है, वो हमारा सामाजिक योग्यता पर डिपेंड करता है। शाब्दिक, अगेन वही, शब्दों का अर्थ समझने की, उच्चारण हम कैसा कर पा रहे हैं, हमारा उच्चारण जो है मतलब उसमें कुछ विभेद है, कुछ अस्पष्टता है, वो किसके अंतर्गत आएगी? वो शाब्दिक योग्यता के अंतर्गत आएगी। संख्यात्मक, फिर से वही हो जाएगा, गणना संबंधी। अगर हम अच्छे से कैलकुलेशन कर पा रहे हैं इजीली और स्पीड के साथ, सटीकता के साथ, उसमें एक्यूरेसी भी है, तो वो क्या है? हमारी संख्यात्मक योग्यता है। क्रियात्मक, हम किसी कार्य को कितने अच्छे से, कितनी स्पीड के साथ कर रहे हैं, हमारी फिजिकली एक्टिविटीज जो है, हमारा जो साइकोमोटर जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका क्रियात्मक के अंतर्गत आ जाएगा। शारीरिक जो योग्यता है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, कैसी आपकी क्षमता है, तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा? शारीरिक योग्यता के अंदर। यांत्रिक, यानी कि आप यंत्रों से जुड़े हुए हैं, आपका यंत्रों से लगाव है, आप मशीनों में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ठीक करना, उनको जोड़ना तोड़ना, वो सब आपके अंतर्गत है, वो किस में आ जाएगा? यांत्रिक योग्यता से। अभिरुचि, इन्होंने इंटरेस्ट को भी एक योग्यता में रखा है कि जिस बच्चे का जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट होता है उसमें उसी प्रकार की योग्यता होती है, डेवलप होती है। संगीतात्मक इन्होंने रखा है, म्यूजिक के क्षेत्र में जिसकी दिलचस्पी होती है उसके अंदर कैसी योग्यता होगी? संगीत से जुड़ी हुई योग्यता होगी। और स्थानिक संबंधों के साथ व्यवहार करने की योग्यता, व्यवहार करने की योग्यता। तो ये जिस प्रकार इन्होंने थ्रस्टन ने स्थान संबंधी योग्यता बताई थी, इसी प्रकार का जो इंटीरियर डिजाइनर्स हमारे हो जाएंगे, या हमारा नॉर्मली भी हम बात करें तो हम उस स्थान के बारे में समझ सकते हैं, उस स्थान को किस प्रकार से यूटिलाइज हम करें, वहाँ मतलब ये चीजें क्या हैं, हम उसके साथ व्यवहार किस प्रकार का कर रहे हैं, किस तरह से हम उसका प्रयोग कर पा रहे हैं, वो हमारी योग्यता कैसी हो जाती है? वो स्थानिक संबंधों से व्यवहार करने की योग्यता हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा समूह तत्व का सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, थ्रस्टन और कैली। आपको मोस्टली आपका जो थ्रस्टन से रिलेटेड ही आएगा यूपी टेट की अगर बात करें तो। इन्होंने 7 मानसिक क्रियाएं बताई हैं, उसका हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है उसकी ओर। बात करते हैं अपने अगले सिद्धांत की, जो है त्रिआयामी सिद्धांत, यानी कि 3 डायमेंशनल थ्योरी। ये पहला ऐसा सिद्धांत था जिसने बुद्धि को, मतलब बुद्धि की संरचना के बारे में जानने की कोशिश की थी। अभी तक उन्होंने क्या कहा था कि मतलब संरचना की किसी ने बात नहीं की थी। जो जेपी गिलफर्ड थे, इसके जो प्रवर्तक थे जेपी गिलफर्ड, उन्होंने बुद्धि की संरचना को जानने की इच्छा से अपना जो है प्रयोग प्रारंभ किया। बुद्धि की संरचना के बारे में इन्होंने बात की
कि जो हमारी बुद्धि है उसकी संरचना किस प्रकार से हुई है। इसके जो अन्य नाम आपको देखने को मिलेंगे, 3D मॉडल भी इसे कह देते हैं बुद्धि का, या बुद्धि की संरचना, बुद्धि का संरचना सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। किसको? त्रिआयामी, यानी कि जो तीनों आयामों को देखता हुआ है, यानी कि उसके 3 आयाम है, 3 पक्ष है। इन्होंने मानसिक योग्यताओं की बात की है। जो मानसिक योग्यता है व्यक्ति की वो 3 भागों में बांटी जा सकती है। पहला होता है विषय वस्तु की, उसकी विषय वस्तु क्या है, उसका मतलब उसको क्या कंटेंट दिया जा रहा है, जिसपे उसको फंक्शन करना है, जिसपे उसको वर्क करना है, वो किस प्रक्रिया के तहत वो कार्य करेगा और उसका फिर उत्पाद क्या होगा और कैसा होगा। इन्होंने मानसिक योग्यता को 3 भागों में बांटा। पहला है विषय वस्तु, यानी कि कंटेंट जो है हमारा, बात की। फिर दूसरा प्रोसेस की इन्होंने, कि प्रोसेस किस तरह से उसकी हो रही है और उसका प्रोडक्ट, जो उसका प्रोडक्ट है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार का हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने विषय वस्तु को अगेन 5 भागों में बांटा। पहला इन्होंने कि विषय वस्तु किस प्रकार की हो सकती है, वो आकृत्यात्मक, यानी कि फिगरल, वो चित्रों में आपको दी हुई है, कोई आकृति आपको दी हुई है, चित्रों से संबंधित ये हो सकती है। प्रतीकात्मक, कोई सिंबल, जैसे स्पेशल सिंबल, पहले समय में टाइम देखने के लिए भी अलग अलग सिंबलों का प्रयोग किया जाता था। सूर्य की स्थिति के अनुसार कुछ सिंबल्स तैयार हुए थे, उसी के आधार पर यह देखा जाता था कि इस समय मतलब क्या समय हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके चिन्ह हो सकते हैं, प्रतीक हो सकते हैं, कुछ विशिष्ट जो आपकी विषय वस्तु हो सकती है उसमें कुछ चिन्ह या प्रतीकों का प्रयोग किया जा सकता है। आकृत्यात्मक में आप चित्रों के माध्यम से अपनी विषय वस्तु को देखेंगे। शब्दार्थक में आपके वो शब्दों से संबंधित हो सकती है, आप इसमें शब्दों की रचना कर सकते हैं, उसमें शब्दों के अर्थ समझ सकते हैं, यानी कि वो शब्दों पर आधारित होगी। व्यवहारात्मक, आपके पास कोई ना तो आपको कोई भी सामग्री फिजिकली आपको सामग्री नहीं दी गई है, जस्ट आपका कन्वर्सेशन है या आपका फिर वहां पे व्यवहार देखा जा रहा है किस प्रकार का व्यवहार आप किस प्रकार की स्थितियों में करते हैं, ठीक है। गणना संबंधी हो सकती है, आपको न्यूमेरिकल जो आपकी एबिलिटी है, आपको उसके अकॉर्डिंग कुछ कार्य दिया जा रहा है, आपको गणना करनी है, आपकी वहां पे स्पीड देखी जा रही है, आप किस तीव्रता के साथ वो गणना कर रहे हैं, या आपकी एक्यूरेसी देखी जा रही है, किस सटीकता के साथ आप उसका आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गणना संबंधी हो गई, ये व्यवहार संबंधी हो जाती है आपकी, और ये शब्दों से संबंधित, उसमें शब्दों का अर्थ, उसकी रचना आप किस प्रकार से कर पा रहे हैं। बात करें प्रक्रिया की, तो आपकी प्रक्रिया क्या है, किस प्रक्रिया के तहत आप गुजर रहे हैं। सबसे पहला है संज्ञान की, यानी कि आप कुछ ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं किसी चीज का, और ज्ञान लेना या ग्रहण करना। बात करें स्मृति की, स्मृति क्या है, जो आपने ज्ञान लिया है, जो आपने ग्रहण किया है, आप उसको धारण कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी मेमोरी में उसको सेव कर रहे हैं, वो आपके व्यवहार में आ गई है। आप जब भी आपको उसकी आवश्यकता होगी तभी आपका रिकॉल हो जाएगा और वो आपको याद आ जाएगी, आप उसका प्रयोग कर लेंगे, यानी कि अपने ज्ञान को धारण कर रहे हैं। फिर है अभिसारी चिंतन, जो आपको कार्य दिया हुआ है, आप उसके बारे में चिंतन किस प्रकार कर रहे हैं। चिंतन 2 प्रकार का हमारा होता है, अभिसारी, मतलब यहाँ पे जो इन्होंने जेपी गिलफर्ड ने बताया, अभिसारी और अपसारी चिंतन की इन्होंने बात की है। अभिसारी चिंतन वो होता है जो सिर्फ एक बिंदु पर मतलब टारगेट बना लेते हैं कि बस इसका समाधान इस तरह से होना है, ठीक है। वो खुलकर नहीं सोचते, सिर्फ एक बिंदु को टारगेट कर लेते हैं और उसी की तरफ सारा ध्यान जो है केंद्रित होता है। तो अभिसारी चिंतन क्या होता है, संकुचित होता है, सिमटा हुआ होता है, और ये परंपरागत जो समाधान होता है वो सर्वश्रेष्ठ परंपरागत समाधान आप इसको कह सकते हैं, कि अगर हम किसी समस्या का समाधान अभिसारी चिंतन के द्वारा कर रहे हैं तो हम उस समाधान का सिलेक्शन करेंगे जो कि परंपरागत रूप से सर्वश्रेष्ठ होगा, ठीक है। अभी अपसारी चिंतन की बात करें, अगर जो सृजनशील व्यक्ति अगर होते हैं उनका चिंतन कैसा होता है, उनका अपसारी चिंतन का जो प्रकार मतलब अपसारी चिंतन उनका होता है, वो एक समाधान के लिए अलग अलग रास्तों से सोचते हैं कि इसका अगर मैं इस तरह से करूं तो भी समाधान हो सकता है, उसके दूसरे तरीके से अगर मैं करूं, मतलब उसके लिए बहुत सारे अलग अलग रास्ते खोजते हैं, अलग अलग तरीके वे खोजते रहते हैं, वे एक ही रास्ते पर नहीं चलते, उनको
अलग अलग जो चीजें करनी होती है वो अच्छी लगती है, इस प्रकार से अपनी समस्या का वो समाधान ढूंढते हैं। ठीक है, तो वे विभिन्न प्रकार से सोचते हैं। और जो अपसारी चिंतन का जो परिणाम होगा वो मौलिक होगा, यानी कि नया होगा। मौलिक से मतलब होता है कि उनका मतलब बिल्कुल नया सृजन होता है, नवीनता उसके अंतर्गत होती है, और वो आप बोल सकते हैं कि अनुपम हो सकता है, वो बिल्कुल रेयर भी हो सकता है, कोई उसको एक्सेप्ट कर भी सकता है और कोई नहीं भी कर सकता, क्योंकि सबकी अलग अलग मेंटल एबिलिटी होती है। किसी प्रकार को, किसी को वो अच्छा लगेगा और किसी को वो अच्छा नहीं लगेगा। किसका? अपसारी चिंतन का। ठीक है, फिर आप उसका मूल्यांकन करेंगे, जो भी आपने ज्ञान लिया, ग्रहण किया, आपने स्मृति में उसको धारण किया, जो भी अब पूरी प्रक्रिया जो चली है, फिर आप फाइनली उसके उत्पाद का जो है मूल्यांकन करेंगे कि ये मैंने अच्छा किया या बुरा किया। बात करेंगे उत्पाद की। उत्पाद को इन्होंने 6 भागों में बांटा है। उसकी इकाई क्या है कि वो किस मात्रा में हमें प्रोड्यूस हुआ है, उसका वर्ग क्या है, उसका संबंध क्या है उस प्रक्रिया, उस वस्तु के साथ, जो समस्या समाधान के लिए हम वो चीजें कर रहे थे, उसका उससे संबंध क्या है, कैसा है, सकारात्मक है कि नकारात्मक है, उसकी प्रणाली क्या रही, उसकी प्रोसेस क्या रही है, उसका रूपांतरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, और उसका निहितार्थ, यानी कि जो हमारी समस्या थी वो उसमें हम उपयोग कर सकते हैं। उसका निहितार्थ मतलब इम्प्लीकेशन, ठीक है, हम उसका उपयोग अपनी समस्या के समाधान के लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें इन्होंने बताई है। इन्होंने मानसिक योग्यताओं को 3 भागों में बांटा है। कंटेंट हो गया, हमारा प्रोसेस हो गया और प्रोडक्ट हो गया। अगेन इन्होंने विषय वस्तु को, प्रक्रिया को और उत्पाद को 5 और 6 भागों में इन्होंने बांटा है। और जो ये जेपी गिलफर्ड थे, इन्होंने बुद्धि को 150 तत्वों का समूह बताया है। 150 तत्वों का समूह, यानी कि जो उसकी संरचना हुई है वो 150 तत्वों से मिलकर हुई है। एक इनका इस तरह का मॉडल था, इसी को ही 3D मॉडल कहा जाता है। तो कुछ इस तरह से इन्होंने ये दिया था, 3 पक्षों में ये डिवाइड था। तो जो ये विषय वस्तु, प्रक्रिया और उत्पाद थी, इन्होंने 5, 6, तो इस प्रकार से इन्होंने कुल 150 तत्व बताए थे। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा जेपी गिलफर्ड का त्रिआयामी या 3 डायमेंशनल थ्योरी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बुद्धि का जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी टेट के स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रवर्तक कौन थे? हावर्ड गार्डनर। जो हावर्ड गार्डनर थे, उन्होंने कहा कि बुद्धि एक कार्य नहीं है, इसमें बहुत सारे कारकों का मिश्रण है और बहुत प्रकार की ये होती है। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत, इसीलिए इन्होंने इसको कहा है। बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है, यानी कि वो सिंगल फैक्टर नहीं है, उसमें बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखते हैं। इन्होंने सबसे पहले 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। भाषाई बुद्धि, गणितीय बुद्धि, स्थानिक, शारीरिक, संगीतिक, व्यक्तिगत आत्मन और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। फिर 1998 में इन्होंने 8वां और 2000 में इन्होंने 9वां जो है बुद्धि का प्रकार अपने सिद्धांत में जोड़ा। फिर इन्होंने कहा कि प्रकृतिवादी बुद्धि भी होती है और एक अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। भाषाई बुद्धि में इन्होंने जो अपनी संप्रेषण, अपना कम्युनिकेशन जो स्किल जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जो अपनी अभिव्यक्ति शब्दों, भाषा के माध्यम से बहुत अच्छे से कर पाते हैं, सृजनशील होते हैं और एक दूसरे से बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं, जो जिस प्रकार के हमारे साहित्यकार होते हैं, रचनाकार होते हैं, या कोई अच्छा वक्ता जो होता है, मन संचालक जो होता है, वो उनके अंदर कैसी योग्यता उन्होंने बताई है कि इनके अंदर भाषाई बुद्धि जो है बहुत स्ट्रांग होती है। और ये इसी कारण से अपनी संप्रेषण, अपने शब्दों की अभिव्यक्ति, अपने अंदर के जो विचार हैं वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से अभिव्यक्त कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, भाषाई बुद्धि भाषा से संबंधित थी और जो अभिव्यक्ति में सहायक होती है, क्योंकि जो हमारी भाषा होती है वो हमारी अभिव्यक्ति का साधन होती है।
किस प्रकार के इन्होंने इसमें रखे, रचनाकार जो होते हैं, साहित्यकार होते हैं, जो वक्ता अच्छे होते हैं, उनकी भाषाई बुद्धि स्ट्रोंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बात की गणितीय बुद्धि की, जिनका कैलकुलेशन अच्छी होगी, जिनका लॉजिकल थिंकिंग अच्छा होगा, जिस प्रकार के मतलब हमारे वैज्ञानिक होते हैं, हमारे गणितज्ञ जो होते हैं, उनके पास कैसी बुद्धि होती है, गणितीय बुद्धि होती है। गणित की गणनाओं से संबंधित ये बुद्धि इन्होंने बताई, गणित की गणनाओं से संबंधित, गणना से संबंधित कौन हो सकते हैं? वो हमारे गणितज्ञ हो सकते हैं या फिर हमारे जो वैज्ञानिक हैं, गणितज्ञ और वैज्ञानिक, इन्होंने इसके अंदर शामिल किए। बात करेंगे नेक्स्ट की स्थानिक बुद्धि की, जिस प्रकार के हमारे मतलब जो आर्किटेक्ट हमारे होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, जो मतलब उन स्थानों का अच्छे से सदुपयोग करना जानते हैं, उन स्थानों की आकृति जो अपनी कल्पनाओं में वो बनाते हैं, उनको अच्छे से पेपर पर उतार सकते हैं या उनका दैनिक जो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो और औसतन लोगों के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। उनकी स्थानिक बुद्धि ज़्यादा स्ट्रोंग होती है। ठीक है। स्थान संबंधी जो होती है उसकी, किसकी होती है ये? आर्किटेक्ट जो हमारे हो जाते हैं या फिर इंटीरियर डिजाइनर्स जो हो जाते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स, तो इन सब के अंदर जो इवेंट मैनेजर होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट जो करते हैं, वो उनका अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं, उस स्थान का वो अच्छे से उसकी जो है इवेलुएट कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनर। शारीरिक गतिक बुद्धि, जो फिजिकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं, अपने शरीर का ज़्यादा मतलब अपने पूरे शरीर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार के हमारे एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने शरीर के अकॉर्डिंग ही अपने शरीर का पूरा यूज़ करते हैं, मतलब उनका फिजिकल और मोटर जो डेवलपमेंट है वो ऑल ओवर अच्छा होता है। खिलाड़ी हो गए हमारे। ठीक है। संगीतिक बुद्धि, जो हमारे संगीत शास्त्री हो गए, गायक हो गए, जो संगीत से रिलेटेड, जो अपनी अभिव्यक्ति को संगीत के माध्यम से, या वो गाना हो सकता है, वो यंत्र कोई हो सकता है, वाद्य यंत्र हमारा हो सकता है, मतलब वो उसके अकॉर्डिंग अपना प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे सब अभिव्यक्ति ही कर रहे हैं, कोई किस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति कर पा रहा है, वो गणित की संख्याओं का इस्तेमाल कर रहा है, वो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, वो स्थान जो अपने विचारों की जो हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं, हम किस बिहाफ पर कर रहे हैं, उसी प्रकार की गार्डनर ने हमारी बुद्धि बताई है। तो संगीत के आधार पर जो अभिव्यक्ति हम कर पा रहे हैं, तो संगीतकार हमारे हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, ये सब इसमें आ जाएंगे। व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, हम स्वयं के बारे में बहुत अच्छे से जानने की हमारी इच्छा होती है और हम स्वयं के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। हम अपने स्किल्स जान सकते हैं कि मेरे अंदर ये स्किल है तो मैं अपने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है। तो जो हम अपने बारे में हमारी स्किल्स हमें पता है, हमारा क्राइटेरिया हमें पता है, हमारा एक क्षेत्र हमें पता है कि हम यहाँ पे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जो इस प्रकार का व्यक्ति होता है वो किस स्तर में आएगा? व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि में आएगा। जैसे कि हमारे बिजनेसमैन होते हैं या फिर आप डॉक्टर कह लीजिए, ठीक है, तो वो किस प्रकार के होते हैं? व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि उनकी होती है। वो स्वयं के बारे में, अपने स्किल्स के बारे में बहुत अच्छे से परिचित होते हैं और बहुत अच्छे से उनका यूज कर सकते हैं अपने अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपना प्रोडक्शन करने के लिए वो बहुत अच्छे से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि के अंतर्गत आएगा कि मतलब मेरे पास कोई आदमी आया और उसने मुझे अपनी समस्या के बारे में बताया, तो मेरी जो अनुक्रिया रहेगी, मेरा जो रिस्पॉन्स रहेगा वो कब रहेगा? जब मुझे उसकी बातें समझ आएंगी और मुझे उसके लिए कोई एक सुटेबल जो है सजेशन मिलेगा, तो मैं फिर अपना रिस्पॉन्स उसको दूंगी। तो ये क्या होगा कि मतलब जो सामने वाले की हमारे अंदर जो समझने की क्षमता होती है कि हम सामने वाले की भावनाओं को समझ रहे हैं, उसकी समस्या को समझ रहे हैं, तो जिसके अंदर ये गुण होता है वो किस श्रेणी में आता है? व्यक्तिगत अन्य की बुद्धि में आता है। जैसे हमारे काउंसलर हो सकते हैं या फिर जो टूरिस्ट गाइड होते हैं, वो क्या करते हैं? हमें उस जगह के बारे में बहुत ही अच्छे से
मतलब जितना हम खुद से भी नहीं जान सकते, बहुत अच्छे से हमारा मतलब पूरा उसका डिस्कशन हमारे सामने कर देते हैं। पूरा हम उससे मतलब उसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो हमें बहुत अच्छे से समझा देते हैं, बारीकियों से लेकर। इसी तरह के हमारे जो काउंसलर होते हैं, जो काउंसलिंग करते हैं, निर्देशक जो होते हैं, इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, जो मतलब निर्देश देते हैं, वो सब क्या है, वो व्यक्तिगत अन्य बुद्धि में शामिल होंगे। कौन कौन आ जाएगा, हमारे काउंसलर हो जाएंगे, और टीचर भी आप इसमें रख सकते हैं, और गाइड हो गया, इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, जो निर्देश देते हैं, वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है। प्रकृतिवादी जो उन्होंने 1998 में जोड़ा था, प्रकृतिवादी जो होता है जो प्रकृति से प्रेम करते हैं। ठीक है। एक ये एग्जाम में आया हुआ भी है, बर्डमैन कहा जाता है। इंडिया के बर्डमैन कौन है, सालिम अली जिनका नाम है। तो वो क्या है, उन्हें पक्षियों से बहुत प्रेम है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो प्रकृतिवादी कहलाएगा, यानी कि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति के बारे में उसे बहुत नॉलेज भी है, और उसका जो लगाव है और उसका जो सहयोग रहता है वो भी प्रकृति की ओर ही रहता है। ठीक है। तो जो प्रकृतिवादी बुद्धि के लोग होते हैं वो प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। तो पर्यावरणविद आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है। जो अस्तित्ववादी बुद्धि के लोग होते हैं वो किसी भी अस्तित्व की मान्यता को, जैसे ईश्वर है तो वो ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, यानी कि ईश्वर का अस्तित्व है, या फिर अब मतलब किसी की भी बात करें तो वो सबके जो भावनाओं को है वो उनकी कद्र करते हैं, कि भाई मेरी तरह जो चींटी मकोड़े ये सब चीजें हैं इनका भी वो अस्तित्व स्वीकार करते हैं। वो सबकी भावनाओं का कद्र करते हैं, सबकी भावना का एक सम्मान करते हैं। तो वो ये नहीं है कि भाई सिर्फ मैं ही हूँ, वो सभी के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया, उन्होंने बताया बुद्धि का जो प्रकार बताए, 7 प्रकार के उन्होंने स्टार्टिंग में बताए थे। भाषाई, गणितीय, स्थानिक, शारीरिक, गतिक, संगीतिक, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। 2 उन्होंने बाद में जोड़े, 1998 में प्रकृतिवादी बुद्धि जोड़ा, और जो है 2000 में अस्तित्ववादी बुद्धि को इन्होंने जोड़ा। आपके यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका शायद बन ही जाए, तो एक बार अच्छे से इसको कर लीजिएगा। बुद्धि का स्वरूप इन्होंने एकाकी न होकर बहुकार के इन्होंने बताया है। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट जो सिद्धांत है हमारा, प्रतिदर्श सिद्धांत, यानी कि सैंपलिंग थ्योरी। नाम से ही पता चल रहा है कि सैंपल लेने की बात कही गई है। इसके प्रवर्तक हैं थॉमसन। इन्होंने कहा है कि बुद्धि जो है उसमें अनेक योग्यताएं निहित होती हैं। आपके पास बहुत सारी योग्यताएं हैं, आपके पास कोई नई समस्या आई तो आप क्या करेंगे कि जो आपके पास ऑलरेडी योग्यताएं हैं, आप कोई काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं किसी बारे में, तो आप उन सबको थोड़ी थोड़ी सी सभी योग्यताओं में से आप उनका सभी का थोड़ा थोड़ा सैंपल लेंगे, और क्या कर लेंगे, आपके पास ये बहुत सारी योग्यताएं हैं तो छोटा सा पार्ट इसका ले लिया, छोटा सा इसका, छोटा सा इसका और छोटा सा इसका, और इन सबको मिलाकर आपकी एक नई योग्यता बन जाती है, जो कि आपके नए जो आपकी समस्या है उसके समाधान में सहायक होगी। और ये जो आपस में है ये इंटर रिलेट होती है। ठीक है। ये आपस में इंटर रिलेट होती है, और जब आपकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा तो फिर इनका आपस में विच्छेदन हो जाएगा, फिर ये अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि जो आपके अंदर बहुत सारी योग्यताएं ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, आपके पास नई समस्या आती है तो आप उन्हीं योग्यताओं का सभी का थोड़ा थोड़ा सा सैंपल लेकर आप नई समस्या का समाधान कर लेते हैं। उनमें कोरिलेशन क्योंकि होता है इसीलिए हम इजीली उनका समाधान कर लेते हैं, और जो है जो हमने भी नई योग्यताएं बनाई है वो कुछ समय के बाद जब हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा वो वापस उन्हीं स्टेज में अपनी आ जाएंगी जो कि ऑलरेडी थी। वो अलग अलग योग्यताएं थी, फिर से वो अलग अलग हो जाती है, उनका विच्छेदन हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको कि समस्या के समाधान के बाद जो सैंपल लिए गए थे उनका विच्छेदन हो जाता है। सैंपल लिए गए थे उनका क्या हो जाएगा,
विच्छेदन हो जाएगा, यानी कि वो फिर से अपने उसी रूप में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिदर्श सिद्धांत, सैंपलिंग थ्योरी। इसके प्रवर्तक थे थॉमसन। बात करते हैं हम अगले नेक्स्ट की, जो है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। बहुत बार पूछा गया है आपके यूपी टेट में, ज्यादा तो नाम ही पूछा गया है कि जो तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत है वो उसके प्रवर्तक कौन है। इसके प्रवर्तक है आरबी कैटल। कैटल ने जो है बुद्धि को सामान्य बुद्धि के रूप में, यानी कि एक तत्व के रूप में माना है, और सामान्य बुद्धि को ही इन्होंने दो भागों में बांटा है, एक तरल बुद्धि में और एक ठोस बुद्धि में। तरल बुद्धि क्या है? जो कुछ हमारी निश्चित आदतें होती हैं, निश्चित आदतों को करने में सहायक होती हैं। आपके डेली रूटीन के काम है, आप शर्ट पहनते हैं, उसके बटन लगाते हैं, आप ब्रश करते हैं, ये सब आप किसके तहत कर रहे हैं? आपकी जो तरल बुद्धि है वो वहां पे एक्टिव है, निश्चित आदतों का संचालन करने में। ठीक है, आप नॉर्मली लिख रहे हैं, वो किस में आ जाएगा? आपका तरल बुद्धि वहां पे आपकी सहायता कर रही है, आप तरल बुद्धि के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं, जो आपकी निश्चित आदतें बनी हुई है। और जो ठोस बुद्धि है वो निश्चित आदतों का ही परिणाम होती है। आप जटिल समस्याओं का जब समाधान करते हैं तो उन निश्चित आदतों का, यानी कि अपनी तरल बुद्धि का समायोजन करते हुए हम जटिल समस्याओं का समाधान भी आसानी से खोज लेते हैं। आदतों का प्रयोग करते हुए जटिल समस्याओं का समाधान हम ठोस बुद्धि की सहायता से कर लेते हैं। और ये किस पर आधारित होती है? तरल बुद्धि पर ही आधारित होती है, तरल बुद्धि का ही परिणाम होती है। तो ये हो जाता है आपका प्रतिदर्श सिद्धांत हो गया, थॉमसन ने दिया, और तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत है आपका आरबी कैटल ने दिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत इन्होंने जो जनरल हमारी बुद्धि है, जी फैक्टर है, उसे दो भागों में बांटा था, एक तरल बुद्धि में और एक ठोस बुद्धि में। ठीक है, बात कर लेते हैं अपने अंतिम सिद्धांत की, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये है त्रितंत्र सिद्धांत या ट्राइआर्किक थ्योरी। किसने दिया था? ये स्टेनबर्ग ने दिया था। स्टेनबर्ग ने दिया था। स्टेनबर्ग ने कहा कि जो बुद्धि है वो तीन प्रकार की होती है, एक एनालिटिकल होती है, एक क्रिएटिव होती है, और तीसरी जो है प्रैक्टिकल होती है। जो एनालिटिकल होती है वो विश्लेषणात्मक जो बुद्धि कहलाती है, ये वो विश्लेषण के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे से उनकी जो बुद्धि है वो इस तरह से काम करती है। क्रिएटिव जो है सृजनशील होते हैं, सृजनात्मक इनकी बुद्धि होती है, ये नई नई चीजों को करना पसंद करते हैं, इनके अंदर नवीनता होती है, मौलिकता का गुण इनके अंदर होता है, मौलिकता का। ठीक है, जो क्रिएटिव व्यक्ति होगा उसके जो थॉट्स होंगे, उसके जो विचार होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, बिल्कुल हटके होंगे, वो किसी की कॉपी नहीं करेगा, वो मौलिक होंगे। मौलिक का मतलब ही क्या होता है? नवीन होता है, अलग होता है, हटके होता है। ठीक है, ये सृजनशील होते हैं। जो प्रैक्टिकल जो बुद्धि इन्होंने बताई वो व्यवहारात्मक होती है, व्यवहार कुशल होती है। दैनिक जीवन में वो बहुत अच्छे से मतलब अपना जो है लाइफ स्पेंड करते हैं। जैसे हमारे मतलब दैनिक जीवन में जिस प्रकार से नॉर्मली एक आदमी रहता है, दैनिक जीवन के कुछ जुगाड़ कर लेता है, तोड़ मरोड़ के मतलब उन चीजों को जस्टिफाई वो करता रहता है। जिस प्रकार के हमारे मैकेनिक्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये प्रैक्टिकल जो इनकी बुद्धि होती है उस वे इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे साहित्यकार आ जाएंगे, साहित्यकार हो गए, रचनाकार हो गए, आपके कलाकार सब इसी में इंक्लूड हो जाएंगे, और कलाकार। ठीक है, इनकी बुद्धि कैसी होगी? क्रिएटिव होगी। जो इंजीनियर्स होंगे, हमारे मैकेनिक्स होंगे, प्लम्बर्स होंगे, मतलब वो सब क्या होंगे? प्रैक्टिकल जो है उनकी बुद्धि होगी, व्यवहारात्मक, दैनिक जीवन में उपयोगी जो कार्य होते हैं वो सब चीजें वो करते हैं। एनालिटिकल की बात करें अगर, विश्लेषणात्मक जिनकी बुद्धि होती है वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं। आप टीचर की बात कर सकते हैं, आप वैज्ञानिक की बात कर सकते हैं, आपके जो गणितज्ञ हो गए, खगोल शास्त्री आपके हो गए, वो सब क्या है? वो मतलब जो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में है वो उसमें अच्छे होते हैं। कौन सी बुद्धि वाले लोग? जो एनालिटिकल की जो विश्लेषणात्मक जिनकी बुद्धि होती है वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं, वो सृजनशील से अलग होते हैं। यहाँ पे हम एक दूसरे के विचारों का प्रयोग कर सकते हैं।
लेकिन जो सृजनशील व्यक्ति होता है वो एक दूसरे के विचारों की मतलब कॉपी या नकल नहीं करता है। ठीक है भाई, टीचर है, आप टीचर को देखेंगे कि दो टीचर ना एक तरह से मतलब उनका मतलब सेम बिल्कुल तो कॉपी नहीं कह सकते, लेकिन लगभग सेम रवैया हो सकता है। एक टीचर मतलब मैं भी लेक्चर मेथड से पढ़ा रही हूँ, दूसरा सामने वाला भी क्या है लेक्चर मेथड का यूज कर रहा है, तो यहाँ पे सिमिलरिटीज आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जहां भी आप देखेंगे जो आपके कलाकार होंगे, जो आपके रचनाकार होंगे, उन दोनों की कभी भी कविता आपको सेम देखने को नहीं मिलेगी। आपको कभी भी जो है आपकी जो दो कलाकार हैं उनकी पेंटिंग्स बिल्कुल एक जैसी नहीं होगी, जिसकी वो एग्जैक्ट वो कलाकृति होगी, नवीनता जो उसकी मौलिक जो एग्जाम्पल होगा वो एक ही कलाकार का होगा। वो मौलिक जो उसकी कृति होगी वो किसी एक की होगी, दूसरे की उससे प्रेरित हो सकती है, लेकिन कॉपी वो नहीं कर सकता। कलाकार जो है अपनी मौलिकता का ही प्रयोग करता है। ठीक है, ये एनालिटिकल हो गया, ये क्रिएटिव हो गया, ये प्रैक्टिकल हो गया। बुद्धि को इन्होंने 3 भागों में बांटा है, इसके प्रवर्तक हैं स्टेनबर्ग। ठीक है, आपके 2 सिद्धांत बचते हैं डिस्कशन के लिए, तो ठीक मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उसका। एक तो है कर्मिक महत्व का सिद्धांत, ये बर्ट और वर्णन ने दिया था, फिलिप वर्णन। ठीक है, वर्णन। और एक आपका कै व ख का सिद्धांत, 1-2 टीचिंग एग्जाम में ये आए हुए हैं, सिर्फ नाम आए हुए हैं इनके। ये आपका दिया था हैव ने। ठीक है, ये आपका दिया था हैव ने। इसे पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत भी बोला जाता है। बर्ट और फिलिप वर्णन ने इसका डिस्कशन किया था। कै व ख का सिद्धांत हैव ने दिया था। ठीक है, तो ये आपके बुद्धि के सिद्धांत हो गए। छूटा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमने डिस्कशन कर लिया है, काफी डिटेल में भी डिस्कशन हो गया है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 2 क्वेश्चन केवल सिद्धांत में से देखने को मिल जाएंगे, जो पहली वीडियो में हम डिस्कशन करे थे। 1-2-3 क्वेश्चन आपको वहां से भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें अगर बात करें हम क्या आपको मतलब ज्यादा फोकस किस पे जरूरत है, एक तो बिने पे, स्पीयरमैन, आपके गार्डनर का सिद्धांत हो गया, आपका ये स्टेनबर्ग का हो गया और गिलफोर्ड का हो गया, थॉर्नडाइक वाला हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये जो है हाईलाइटेड जो है एरिया है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आते भी हैं, रिपीट होते हैं। जब आप प्रीवियस से जो सेट हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, आप उठाएंगे तो देखेंगे कि जो बिने हैं, स्पीयरमैन है, हावर्ड गार्डनर है, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।